starts with the name of Allah, who is the most merciful and kind. Assalamu alaikum. Viewers and students, today we will discuss about EMU. viewers, आज हम बात करेंगे EMU के बारे में, क्योंकि ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो डिफरेंट यानी कि स्टेप बाय स्टेप या तो एग्जाम्स में इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में इसके बारे में आ जाता है। तो इसलिए ये सारे मैं जितनी भी आप लोगों के साथ डिस्कस करती जाऊंगी केमिस्ट्री के बारे में, वो मेन कॉन्सेप्ट लेकर चलूँगी, क्योंकि जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मोस्टली हमारे से एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। व्यूअर्स, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि EMU क्या होता है, लेकिन उससे पहले आपको एटम और इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझाते समझाते EMU तक पहुँचूँगी मैं। व्यूअर्स, हम लोग सब जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस होता है वो मिलकर बना होता है मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल्स मिलकर बने होते हैं एटम से। मॉलिक्यूल्स मीन यानी कि बहुत सारे जब एटम्स मिल जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल बना लेते हैं और उन मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या व्यूअर्स ये एटम्स हम लोग देख सकते हैं? व्यूअर्स, हम कंपोजिशन देख सकते हैं एटम्स की, हम लोग सिंगल एटम नहीं देख सकते, यानी कि बहुत सारे एटम जब कंपोज हो जाते हैं और एक फॉर्म बना लेते हैं, बड़ा सब्सटेंस फॉर्म बना लेते हैं, जो हम नेकेड आई की मदद से देख सकते हैं, हम वो चीज़ देख सकते हैं। डायरेक्टली हम सिंगल एटम को, 2 एटम्स को, 3 एटम्स को, यहाँ तक कि हम 100 एटम्स, 1000 एटम्स को भी हम लोग नेकेड आइज की मदद से नहीं देख सकते। तो व्यूअर्स, सबसे पहले एक एटम होता है, उसके अराउंड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस होता है, और अराउंड द न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होता है उसको हम शेल कहते हैं। शेल वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द रिवॉल्व करते हैं। अब एक एटम जो होता है उसका टोटल जो मास होता है वो किससे यानी कि मिलकर बना होता है, किस पर डिपेंड करता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इस पर डिपेंड करता है एक एटम का मास। अब बात ये आती है कि इलेक्ट्रॉन भी तो एटम के अंदर ही प्रेजेंट है, इसका मास क्यों नहीं कैलकुलेट किया जाता? व्यूअर्स, जब हम बात करते हैं ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सामने जब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इतना, उसका मास इतना नेग्लिजिबल होता है कि आप लाइक एक एग्जाम्पल समझ लें, जैसे आप एक वाटरमेलन है, उसके सामने एक लीफ को लिया है, तो उसका मास आप समझे एक वाटरमेलन है और इसके सामने आप एक लीफ लिए। अब आप समझे कि एक तरबूज का वेट क्या होगा और एक लीफ का वेट क्या होगा। यहाँ पर जो वाटरमेलन है उसको हम कहेंगे या तो प्रोटॉन कह सकते हैं या न्यूट्रॉन कह सकते हैं, और ये जो लीफ है इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के सामने इतना कम होता है कि उसको हम लोग ये नहीं कहते कि जो एटम का जो मास है वो इस पर डिपेंड करता है। ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन का मास नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है, हर चीज़ का कुछ ना कुछ मास होता है, लेकिन ये जो है इलेक्ट्रॉन ये इतना नेग्लिजिबल होता है इसके नज़दीक कि हम इसको कंसिडर नहीं करते। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि प्रोटॉन का मास क्या होता है, न्यूट्रॉन का मास क्या होता है। मैं अप्रॉक्सीमेटली सारी वैल्यूज़ के लेकर चलूँगी, बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यूज़ जो है ना वो हमारी बुक्स के डिफरेंट, आप बुक्स को चेक करें व्यूअर्स, वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की जो वैल्यूज़ है वो आफ्टर द डेसिमल यानी कि डेसिमल के बाद वो कहीं ना कहीं वेरी कर जाती हैं, यानी कि डिफरेंट हो जाती हैं वैल्यूज़। 3rd डिजिट पे जाके या 2 डिजिट पर जाकर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वैल्यूज़ है वो क्या हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं। तो इसी वजह से अप्रॉक्सीमेटली वैल्यूज़ मैं लेकर चलूँगी और उसके ज़रिए आप लोगों को समझाऊंगी। एक्यूरेट वैल्यूज़ जो हैं वो हम इधर शो नहीं करेंगे। सो प्लीज़, अगर कोई डाउट हो, अगर कोई मिस्टेक हो तो सॉरी, लेकिन मैं यहाँ पर आपको अप्रॉक्सीमेटली वैल्यूज़ के ज़रिए समझाऊंगी। व्यूअर्स, प्रोटॉन का मास क्या होता है? सबसे पहले अब यहाँ पर जो मैं डाटा आप लोगों को लिख कर दूंगी, ये डाटा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये जो डाटा लिख कर दूंगी ये ऐसे होता है कि हमारे एग्जामिनेशन में MCQs में पूछ लिया जाता है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह में, ये लॉन्ग क्वेश्चंस वगैरह में डिटेल वाइज भी पूछ लिया जाता है समटाइम्स, लेकिन ये छोटे छोटे टिप्स बताऊंगी जो आप लिख लें तो आपके काम आएंगे। व्यूअर्स, इलेक्ट्रॉन जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है इसको डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने 1897 में। प्रोटॉन जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है इसको डिस्कवर किया था, और व्यूअर्स, प्रोटॉन जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है इसको डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने 1920 में। एंड न्यूट्रॉन जिसको हम न्यूट्रल भी कहते हैं, जिसके पर कोई चार्ज नहीं होता, इस पर चार्ज क्यों नहीं होता?
व्यूअर्स ये इनके एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, क्वार्क पार्टिकल्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। उनकी वजह से जो न्यूट्रॉन होता है वो यानी कि न्यूट्रल हो जाता है। वो हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है, इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाऊंगी, उसके जरिए बताऊंगी कि न्यूट्रॉन पर क्यों चार्ज नहीं होता। उसके बाद न्यूट्रॉन है जो न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज कैरी नहीं करता। इसको जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था 1932 में। ये व्यूअर्स ये आप लोगों से क्वेश्चंस में या न्यूमेरिकल्स में आप लोगों से या फिर आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से व्यूअर्स अब मैं आप लोगों को इनका मास बताती हूँ। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.101 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31। व्यूअर्स अब ये जो वैल्यू है ना, ये सारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, यानी कि ये एक्यूरेट वैल्यूज नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली लेकर चल रही हूँ। यानी कि कुछ ना कुछ इनमें व्यूअर्स मैंने डिफरेंट बुक्स को चेक किया तो उनमें यहाँ पर इनकी वैल्यूज में ना आफ्टर द 9.1 इनमें डिजिट का कुछ ना यानी कि वेरी हो जाता है, डिजिट वेरी कर रहे हैं कि यानी कि समटाइम्स 9.109 लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं अकॉर्डिंग टू आवर बुक जो हमारी बुक के अंदर गिवन में उसके अंदर से आपको बता रही हूँ कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 टू मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.675 मल्टीप्लाई 10⁻⁻, सॉरी इधर 27 आएगा, 27। अब व्यूअर्स जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो इन सारी वैल्यूज में आप लोगों को दिखने में लग रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन का मास सबसे ज्यादा, क्योंकि इसके स्टार्टिंग में 9 आ रहा है, जबकि प्रोटॉन की स्टार्टिंग में 1 आ रहा है, न्यूट्रॉन की स्टार्टिंग में 1 आ रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन के मास में 9 आ रहा है। लेकिन व्यूअर्स ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन का मास सबसे ज़्यादा कम क्यों है? क्योंकि इसके एक्सपोनेंट, ये वाला एक्सपोनेंट जो है, इसमें ये वाला जो एक्सपोनेंट है इसकी नेगेटिव में वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि इसकी नेगेटिव में वैल्यू -31 है, इनके नेगेटिव में एक्सपोनेंट की पर वैल्यू -27 है और इसके भी -27 है। अब व्यूअर्स जिसके भी एक्सपोनेंट में नेगेटिव में वैल्यू ज़्यादा होगी यानी कि वो उतना ही छोटा नंबर होगा। यानी कि जिस तरह से ये इलेक्ट्रॉन है इसकी नेगेटिव में वैल्यू बड़ी आ रही है, यानी ये उतना ही छोटा नंबर है। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन्स में इनकी वैल्यूज में यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी कि वैल्यू थोड़ी छोटी आ रही है। ये इनके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में थोड़े से बड़े नंबर हैं। लेकिन अब मैं आपको इनके डिजिट बनाकर दिखाती हूँ कि किस वजह से इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो यानी कि इतना छोटा माना जाता है कंपैरिजन करने में, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास इतना ज़्यादा कम क्यों माना जाता है। व्यूअर्स ये जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये हम यहाँ पे लिखते हैं 9.101 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31। ये कह रहे हैं जब नेगेटिव में वैल्यू होती है तो इसका मतलब है आप जो जीरो है ना वो लेफ्ट साइड पर बढ़ाते चले जाएं। उतने वैल्यू ये -31 है ना, तो आपने इस डिजिट के साथ यहाँ पे 31 जीरो कर देने, 30 प्लस ये वाला 31, यानी कि इतने जीरो आपने लेफ्ट साइड पर बढ़ा देते हैं। और जितने व्यूअर्स स्टार्टिंग में जीरो ज्यादा होते हैं उतनी ही वैल्यू छोटी होती है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 एंड ये 31। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 एंड 31 पॉइंट ये वाला, यानी कि आपने इस वाले के साथ इसको 1 मानकर 1 2 3 इस तरह करके आपने 31 यहाँ पर जीरो लगा देने, यहाँ तक। इस तरह से क्या होगा? अब व्यूअर्स अब ये खुद की कितनी स्मॉल वैल्यू है, इतनी छोटी वैल्यू है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की। लेकिन जब हम मास ऑफ प्रोटॉन लेते हैं तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है? ये देखिए व्यूअर्स इसमें 31 जीरो आएंगे इसके साथ और इसमें 27 जीरो आएंगे इसके साथ। जब यानी कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है उसमें थोड़े से उसमें जीरो कम है एज कम्पेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में जीरो ज़्यादा है
और मास ऑफ प्रोटॉन में 0 कम है। इसी वजह से इन 0 के डिफरेंस की वजह से जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इतना छोटा हो जाता है प्रोटॉन के मुकाबले में कि उसका मास बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है। और इसी तरह से न्यूट्रॉन के सामने इलेक्ट्रॉन का मास भी बहुत थोड़ा हो जाता है। ये देखिए व्यूअर्स, ये मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन, इन दोनों की वैल्यूज नेगेटिव में सेम आ रही हैं। इसीलिए ज़्यादातर ये कहा जाता है कि जो मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन है उनकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज़ को यानी कि सिमिलर मानकर चला जाता है। आता है डिफरेंस होता है, ये नहीं कि बिल्कुल सेम होती हैं, सिमिलर होती हैं वैल्यूज़। मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन की बिल्कुल सिमिलर वैल्यूज़ नहीं होती, लेकिन वो वेरी करती हैं आफ्टर द डेसिमल, यानी कि 3rd डिजिट पर जाकर या 2nd डिजिट पर। लाइक मास ऑफ प्रोटॉन है, यहाँ पर व्यूअर्स इन दोनों के यहाँ पे डिजिट सेम है, यहाँ पर भी सेम है। 3rd डिजिट पर आकर इनके जो वो वैल्यू होती है वो थोड़ी सी वेरी कर जाती है, डिफरेंट हो जाती है। सिर्फ यहाँ पे जाके इनके क्या करते हैं, जो इनकी वैल्यूज़ होती हैं थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। इसकी वजह से इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन वैसे इनकी वैल्यूज़ इसी वजह से सिमिलर मानी जाती हैं। अब डिफरेंट बुक्स के अंदर यहाँ पर वैल्यूज़ आफ्टर 6 के बाद थोड़ी और चेंज होगी, या आफ्टर 6 यहाँ पर वैल्यू थोड़ी कम होगी, चेंज होगी। तो यानी कि मैंने अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज़ दी हैं अकॉर्डिंग टू आवर बुक। तो डिफरेंट बुक्स के अंदर 6 के बाद कुछ और डिजिट हो सकता है, और न्यूट्रॉन के मास में 6 के बाद कुछ और डिजिट में भी हो सकता है। सो सॉरी अगर कहीं 1-2 डेसिमल में आफ्टर द डेसिमल अगर कोई पॉइंट में यानी कि डिजिट में मिस्टेक आ रही हो, लेकिन मिस्टेक नहीं, मैंने अपनी अकॉर्डिंग टू बुक मैंने आप लोगों को ये समझाया है। यानी कि मकसद ये बताना था कि इसी वजह से मास ऑफ प्रोटॉन इतना बड़ा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में 31 0 हो जाते हैं, यानी कि इसके साथ मिलाकर इसके डिजिट में थोड़े से मास ऑफ प्रोटॉन में कम 0 होते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन में कम 0 होते हैं एज कम्पेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को बहुत कम माना जाता है इन दोनों के सामने। अब व्यूअर्स हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने शुरू में क्या हुआ था, इन दी अर्ली एरा ऑफ साइंस, जब जैसे जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर होते जा रहे थे, हाइड्रोजन डिस्कवर हो गया, कार्बन डिस्कवर हो गया, ऑक्सीजन डिस्कवर हो गया, नाइट्रोजन डिस्कवर हो गया। तो जैसे जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर होते जा रहे थे तो उनको अरेंज करने की भी ज़रूरत पड़ी थी। अब उन्होंने सोचा कि हम एलिमेंट्स जो डिस्कवर हो रहे हैं उनको किसी पीरियोडिक टेबल के अंदर किसी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में इनको अरेंज किया जाए, यानी कि इस तरह से अरेंज किया जाए कि उनकी स्टडी करने में ईजी हो जाए। तो उसके लिए उनको ज़रूरत पड़ी थी एटम्स के मास कैलकुलेट करने की। अब मास ऑफ एटम तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, बहुत स्मॉल होता है, लेकिन एक टेक्निक होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके ज़रिए क्या किया जाता है, हम सिंगल एटम, सिंगल आयन, यहाँ तक कि हम सिंगल मॉलिक्यूल का भी मास कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि वो जो डाटा हमें गिवन होता है, यानी स्पेक्ट्रोस्कोपी करने से जो हमें डाटा गिवन होता है उसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, ये सिंगल एटम का, मॉलिक्यूल का, आयन का हम लोग मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से कुछ ऑब्जर्वेशन की गई, कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, तो जो हाइड्रोजन था उसको यूनिट मास मान लिया गया। यानी कि मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपके सामने बहुत सारे कोई चीज़ें पड़ी हुई हैं और आपसे कहा जाए कि इनकी क्या करो, इनके मास कैलकुलेट करो, तो आपको समझ नहीं आएगा। आप कहोगे चलो किसी चीज़ को मैं थोड़ा छोटा मान लेता हूँ, किसी चीज़ को बड़ा मानकर एक बैलेंस पेन के अंदर अरेंज कर देता हूँ। तो उस टाइम जैसे जैसे यानी कि एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए, उन्होंने सबसे छोटे एलिमेंट हाइड्रोजन को ले लिया। उन्होंने कहा हाइड्रोजन का जो एटम है ना, इसका मास सबसे कम लग रहा है, बाकी दूसरे जो एलिमेंट डिस्कवर हुए उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन को यूनिट मास मान लिया। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन जो है ना इसको 1 मान लेते और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इनसे ज़्यादा वजनी लग रहे हैं, वेट में लग रहे हैं, तो ऐसे करते हाइड्रोजन को 1 मान के चलते और इसी कंपैरिजन में बाकी एटम्स का मास कैलकुलेट करते। फिर उन्होंने क्या किया व्यूअर्स, इस यानी कि हम लोग यूनिवर्स में रहते हैं तो हम लोग ये नहीं करते कि बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यूज़ हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हमारा अपना वेट है तो वो भी हम लोगों की बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यूज़ नहीं होती। अगर हम कहीं शॉप वगैरह पर जाते हैं, कोई चीज़ वगैरह लेने जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक साइड पर एक वो रख देते हैं, वेट वगैरह रख देते हैं, दूसरी साइड पर हमारी चीज़ रख देते हैं। लाइक अगर हम सब्ज़ी वगैरह पर गए, आलू वगैरह खरीदने गए, तो एक साइड पर वो क्या करेगा, 1 किलोग्राम का, अगर 1 किलोग्राम का वो रख देगा, वेट रख देगा, और इस साइड पर हमें पोटैटोज वगैरह डालकर देता जाएगा। जब ये कम होंगे वो इसके अंदर और डालता जाएगा, जब इसके बराबर हो जाएगा वो कहेगा हाँ अब ये भी 1 किलोग्राम का हो गया। उसने क्या किया, कंपैरिजन कर दिया। इसी तरह से हाइड्रोजन को 1 मानकर चला, और जब
समझो कि यहाँ पर हाइड्रोजन रख दिया इन्होंने और यहाँ पर समझे हमने हीलियम है जिसका एटॉमिक मास होता है 4। उन्होंने कहा हमने हीलियम का मास कैलकुलेट करना है एक कंपैरिजन विद हाइड्रोजन। उन्होंने क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोजन को 1 को रखा तभी हीलियम नीचे जा रहा था, यानी कि ये वजनी हो रहा था। उन्होंने दूसरा हाइड्रोजन रखा तभी हीलियम नीचे जा रहा था। उन्होंने तीसरा रखा तब भी नीचे था। जब चौथा रखा तो ये दोनों बराबर हो गए। उन्होंने कहा हाँ अब पता चला कि 4 हाइड्रोजन लेंगे तो हीलियम जो है ना फिर हमें मिलेगा, यानी कि 4 हाइड्रोजन के बराबर 1 हीलियम है, यानी कि 4 यूनिट लेंगे, यानी कि 4 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन लेंगे तो 1 हीलियम बनेगा, यानी कि हीलियम का मास क्या हो गया 4 हो गया। इस तरह से उन्होंने क्या किया, एटम्स का मास कैलकुलेट करना शुरू कर दिया। इस तरह से 1961 में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, उसमें हाइड्रोजन को निकालकर कार्बन को एज ए स्टैंडर्ड मान लिया गया। अब कार्बन को स्टैंडर्ड मानने की ज़रूरत इसलिए थी कि कार्बन की जो उनकी रिक्वायरमेंट थी ना कार्बन के लिए वो पूरी हो रही थी सारी। जैसे कार्बन अबंडेंस में बहुत ज़्यादा है, नेचर में अबंडेंस में पाया जाता है, यानी कि हम अर्थ क्रस्ट में भी पाया जाता है, यानी कि जो डिके ऑफ मैटर हो गया था, जो मिलियन ईयर्स ऑफ, यानी कि पिछले सालों में कितनी सारी आबादियाँ तबाह हो गई थी और वो ज़मीन के नीचे दफन हो गए सारा कुछ। तो उससे क्या हुआ, कार्बन ज़मीन के नीचे अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे ट्रीज वगैरह ज़मीन फटी और इसके अंदर दफन हो गए, उससे क्या हुआ कार्बन भी ज़मीन के अंदर अर्थ क्रस्ट में भी पाया जाता है। कार्बन एटमॉस्फेयर में भी कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में पाया जाता है। इनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि अबंडेंस में भी हो वो उसके आइसोटोप्स कम से कम, कार्बन के आइसोटोप्स C12, C13 एंड C14 होते हैं, जिसमें कार्बन C12 कितना होता है 99.98, यानी कि इस तरह पाया जाता है। उसके बाद ये जो कार्बन का जो नेक्स्ट आइसोटोप होता है C13, वो पाया जाता है 1.11, यानी कि उसकी और अबंडेंस बहुत ज़्यादा कम हो गई। उसके बाद इसकी उससे भी ज़्यादा कम हो गई, नेग्लिजिबल हो गई, यानी कि उनकी जो रिक्वायरमेंट थी कि अबंडेंस में हो वो एलिमेंट, उसके आइसोटोप्स कम से कम हों, तो वो चीज़ें क्या करा था, ये कार्बन फुलफिल करा था इनकी रिक्वायरमेंट्स। तो उन्होंने कार्बन को एज ए स्टैंडर्ड मान लिया, लेकिन इस बार उन्होंने कार्बन को 1 AMU के बराबर नहीं माना। हाँ, हाइड्रोजन को तो उन्होंने एक उसके माना था ना बराबर, 1 AMU के बराबर माना था, लेकिन कार्बन को उन्होंने 1 AMU के बराबर नहीं माना, क्योंकि उन्होंने हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कार्बन का मास कैलकुलेट कर लिया था। जैसे यहाँ पे उन्होंने 12 जब हाइड्रोजन रखे तो यहाँ पर 1 कार्बन उनको मिला, उन्होंने कहा यकीनन कार्बन का मास 12 होगा, इसलिए कि 1 हाइड्रोजन 1 के बराबर है तो 12 हाइड्रोजन 1 कार्बन के बराबर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो कार्बन है इसका मास 12 होगा, तभी तो 12 हमने हाइड्रोजन रखे, तो 12 जब 12 हाइड्रोजन रखे तो 1 कार्बन हमें मिला। उन्होंने इसके रिस्पेक्ट में इसका मास कैलकुलेट कर लिया था। फिर उन्होंने कहा जिस तरह भी उन्होंने मास कैलकुलेट किया स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए, बहुत मुश्किल से भी किया, क्योंकि ये काम इसलिए आसान नहीं होते, जिस एटम को हम लोग देख भी नहीं सकते तो उसका मास कैलकुलेट करना कितना मुश्किल काम होगा। सिंगल एटम को हम, वही बात है कि 1000 भी 2000 को ले, 10,000 एटम्स को भी हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, इनका मास बहुत छोटे होते हैं मास। तो इस तरह से व्यूअर्स उन्होंने क्या किया, कार्बन के एक एटम का मास कैलकुलेट किया स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए या किसी भी टेक्निक के जरिए। उन्होंने एक कार्बन के एटम का मास कैलकुलेट किया। तो जब उन्होंने मास कैलकुलेट किया कार्बन के एक एटम का, तो वो निकल कर आया 1.99 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 ग्राम। अब व्यूअर्स ये जो कार्बन के एक एटम का मास है ये स्टिल इतना छोटा है कि आप क्या करें, इतने ज़ीरो इससे पहले लगा लें तो वो इतनी छोटी वैल्यू बन जाती है कि इसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल काम था। उन्होंने कहा कार्बन के एक एटम का मास इतना है, तो कार्बन किस किस एटम से मिलकर बना है, कार्बन 6 प्रोटॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। जाहिर सी बात है कार्बन जो एक एटम है तो एटम के अंदर कौन कौन प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। उन्होंने कहा कार्बन जो है वो किससे मिलकर बना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, इनसे मिलकर बना है। उन्होंने कहा यकीनन इसका जो ये मास आ रहा है इसके इन तीनों पार्टिकल्स की वजह से आ रहा होगा, ऐसे ही है ना। लेकिन उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन का मास तो इतना कम होता है जो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, तो इसका जो मास होगा वो यकीनन इन दोनों की वजह से आ रहा है, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बनाकर मिलकर इसका कार्बन का मास बना रहे हैं।
अब कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6 एंड मास नंबर होता है 12, यानी कि कार्बन में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम लोग बिल्कुल नेग्लिजिबल मानते हैं क्योंकि इसका मास बिल्कुल ना होने के बराबर होता है, तो इन दोनों की वजह से इसका मास आ रहा होगा 1.99 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 ग्राम। अब व्यूअर्स ये जो वैल्यूज़ हैं ये सारी अप्रॉक्सीमेटली लेकर चल रही हूँ समझाने के लिए कि आपको इजी हो सके समझने में। तो व्यूअर्स अब इन दोनों की वजह से हो रहा है। अब 6 प्रोटॉन, उन्होंने कहा अगर 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन मिलकर इतना मास बना रहे हैं, यानी कि कार्बन के 12 पार्टिकल्स का मास इतना हो रहा है, तो इसके एक पार्टिकल का मास क्या होगा, यानी कि 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन का मास इतना है, तो एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास क्या होगा, उसको भी इन्होंने कैलकुलेट करने की कोशिश की। तो वो किस तरह से किया गया, ये देखिए व्यूअर्स, कार्बन के एक एटम का मास तो 1.99 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 ग्राम आ रहा है, जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है बिल्कुल भी, यानी कि कुछ इसमें अप्रॉक्सीमेशन की गई है आफ्टर दी डेसिमल। तो उन्होंने कहा कार्बन के एक एटम का इतना मास आ रहा है जिसमें 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स 6 न्यूट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बिल्कुल नेग्लिजिबल मान रहे हैं क्योंकि इसका मास बिल्कुल ना होने के बराबर होता है, इन दोनों की वजह से इसका मास बना होगा। उन्होंने कहा अब हमने एक एटम का मास तो कैलकुलेट कर लिया, तो क्यों ना पता चला जाए कि एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास क्या होगा। अब हम इस तरह से कैसे करेंगे, कार्बन के 12 पार्टिकल्स का मास है 1.99 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 ग्राम, यानी 12 पार्टिकल्स है ना कार्बन के अंदर, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन्स, उनका मास इतना आ रहा है। उन्होंने कहा 12 पार्टिकल्स का मास इतना आ रहा है, तो उसके 1 पार्टिकल का मास क्या होगा, 1 पार्टिकल का मास क्या होगा, उन्होंने ये करना था फाइंड आउट। अब ये जो ना क्या होगा, ये किसको फाइंड आउट कर रहे हैं, न्यूट्रॉन का मास कर रहे हैं या प्रोटॉन का मास कर रहे हैं। उन्होंने कहा उसमें से एक न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन का मास पता चले, क्योंकि न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास इन दोनों को मैं अप्रोक्सीमेटली सेम लेकर चल रहे थे। उन्होंने कहा अगर इन दोनों में से न्यूट्रॉन या प्रोटॉन एक पार्टिकल का मास निकल आ जाता है तो पता चल जाएगा प्रोटॉन का मास क्या है या न्यूट्रॉन का मास क्या है। तो ये कैसे किया उन्होंने, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। एक्स वाली वैल्यू को नीचे लिखते हैं 12, 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 1.99 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 ग्राम आ गई वैल्यू। अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, कार्बन के 12 पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल का मास पता चल जाएगा, यानी कि 12 पार्टिकल्स का मास तो ये वाला आ रहा है, लेकिन 1 पार्टिकल का मास क्या है वो हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू गिवन हो जाएगी। ये व्यूअर्स हमने इनको डिवाइड किया तो हमारा आंसर 0.16605 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 ग्राम आया। ये जो मास है ना, ये सिंगल न्यूट्रॉन या सिंगल प्रोटॉन का मास होगा, यानी कि सिंगल पार्टिकल का मास हमने निकाला था। 12 पार्टिकल्स में से हमने सिंगल पार्टिकल का मास निकाला था, जो कि ये निकल कर आया। अब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखे तो हमारे साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक 1.66, जब इस डेसिमल का हम उठा के इधर कन्वर्ट कर देंगे तो 1.6605 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि एक डिजिट हम आगे ले गए तो यहाँ पर 24 ग्राम हो गया। अब व्यूअर्स ये 12 पार्टिकल्स में से आप इसको कह सकते हैं या तो ये प्रोटॉन का मास इसको मान लो, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास क्या होगा ये वाला। उन्होंने कहा 12 पार्टिकल्स का मास तो ये वाला आ रहा है, लेकिन एक पार्टिकल का मास फिर ये वाला निकल कर आया। अब हमने क्या किया व्यूअर्स, इसमें हमने ये किया कि हमने कार्बन के जो टोटल मास था, कार्बन का एक एटम का मास कितना था, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन्स को यानी कि कंबाइन करके क्या मास आ रहा था, ये वाला मास आ रहा था। उसको हमने 12 पार्टिकल्स में 12 हिस्सों में 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जब हमने कार्बन के एक एटम के पूरे मास को 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन्स के फुल मास को हमने 12 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो जो हमारा आंसर निकल कर आया वो ये वाला था 1.6605 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम।
अब ये जो मास है मे बी इसको न्यूट्रॉन माने या प्रोटॉन का मास माने, यानी कि सिंगल पार्टिकल का मास क्या होगा 1.6605 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। अब हमने क्या किया इसमें व्यूअर्स, हमने कार्बन के एक एटम को 12 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, यानी कि कार्बन के एक एटम को 12 हिस्सों में जब डिवाइड किया तो हमें ये निकल कर आया 1.6605 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम, ये निकल कर आया व्यूअर्स। यानी कि कार्बन के एक एटम को 12 हिस्सों में जब डिवाइड किया तो इससे हमें एक पार्टिकल का मास निकल कर आया, एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास निकल कर आया। अब व्यूअर्स ये जो मास निकल कर आया इसको हम लोग कहते हैं AMU, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि एक एटम में जो एक एटम है उसमें एक पार्टिकल का मास क्या होगा, ये वाला, वो पार्टिकल प्रोटॉन या न्यूट्रॉन हो सकता है। व्यूअर्स इससे हमें क्या पता चला कि अगर हम 1 प्रोटॉन या 1 न्यूट्रॉन के मास को अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट नहीं कह रही, अप्रॉक्सीमेटली मानकर चलेंगे, जो कि 1.6605 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम आ रहा है, यानी कि 12 पार्टिकल्स में से कार्बन के एक पार्टिकल के मास को अगर हम इतना मानकर चलें तो इसको हम लोग कहेंगे 1 AMU, इसको कहा जाता है AMU। यानी कि अब ये जो मास है ना, ये सिंगल कार्बन एटम का मास नहीं है, जो कार्बन एटम के अंदर पार्टिकल्स है ना 12 पार्टिकल्स, उसमें से एक पार्टिकल का मास है। यानी कि हमने कार्बन के एटम को जिसका मास 12 होता है, ये 1 यानी कि एक कार्बन है उसका मास क्या होता है 12 होता है, यानी कि उसमें 6 प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन 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 प्रोटॉन, ये प्रोटॉन हो गए सारे, 6 प्रोटॉन होते हैं एंड 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन, यानी कि 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन होते हैं। उसमें से एक प्रोटॉन का मास ले लें ये, तो वो इक्वल होगा 1.6605 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम के, या आप एक न्यूट्रॉन का मास ले लें तो वो होगा इक्वल 1.6605 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। यानी कि व्यूअर्स अगर आप 12 पार्टिकल्स में से कार्बन के एक पार्टिकल का मास लेते हैं तो वो इतना होगा, यानी कि या तो आप एक न्यूट्रॉन का मास कह सकते हैं इसको, या आप एक प्रोटॉन का मास भी इसको कह सकते हैं। इसको कहा जाता है 1 AMU, यानी कि 1 AMU क्या होता है, जो एक एटम है उसके अंदर जितने भी प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स हैं उनमें से एक प्रोटॉन का मास 1 AMU कहलाता है, इसको हम लोग 1 AMU कहते हैं व्यूअर्स, ये कहलाता है 1 AMU, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि एक एटम में से मास है एक पार्टिकल का, यानी कि एक एटम में से मास है एक पार्टिकल का, ये चीज कहलाती है एटॉमिक मास यूनिट। अब आपसे कोई पूछे कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, आप कहोगे सिंगल पार्टिकल का जो मास होता है जो कि इक्वल होता है 1.6605 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम के, ये 1 AMU कहलाता है। अगर 2 AMU कहलाएंगे तो आप कहोगे 2 AMU कितना होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1.6605 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम की, अब ये कहलाएगा। अब हम इतनी बड़ी वैल्यू नहीं लिखते बार बार, ये जो वैल्यू है ना इसको हम AMU कहते हैं, अब हम इसको बार बार नहीं लिख सकते तो हम इसकी जगह लिख देते हैं AMU, 2 AMU, इस तरह से। अब मैं पार्टी एलिमेंट्स हैं उनके मासेस के जरिए आपको ये चीज़ समझाती हूँ। व्यूअर्स अगर आपसे कोई पूछे कि हीलियम का एटॉमिक मास यूनिट बताओ तो आप कैसे बताओगे, आप उसको कहोगे कि हीलियम का पहले मुझे मास बताओ, इसका मास तो आपको खुद भी याद होना चाहिए। हीलियम का मास क्या होता है, 4 होता है, यानी कि जो उसका मास होता है उसको मल्टीप्लाई कर दें इस नंबर से तो ये चीज़ कराती है उसका एटॉमिक मास यूनिट। कैसे, ये देखें व्यूअर्स, हीलियम का मास होता है 4 एंड 2 इसका एटॉमिक नंबर होता है, मतलब हीलियम में 2 प्रोटॉन्स प्लस
2 न्यूट्रॉन्स होते हैं प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या करते हैं, नेग्लिजिबल होने की वजह से इसको काउंट नहीं करते हम लोग। तो इसका एटॉमिक मास इन दोनों की वजह से बनता है, जो कि 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसी वजह से इसका एटॉमिक मास क्या बना, 4 ये बना। और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2, यानी कि इसमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं एंड 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, जबकि इन न्यूट्रॉन्स को 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कैलकुलेट यानी कि उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो इस तरह से व्यूअर्स हमने क्या किया, अब इसका हमने एटॉमिक मास यूनिट बताना है। अब आपको इसका मास पता चल गया, हीलियम का एटॉमिक मास क्या होता है, 4। आप कहोगे इसके अंदर 4 पार्टिकल्स है, यानी कि 2 प्रोटॉन्स है एंड 2 न्यूट्रॉन्स है, यानी कि इसके अंदर 4 पार्टिकल्स हैं, यानी कि इसके जो 4 पार्टिकल्स का जो मास होगा वो कहलाएगा इसका 4 AMU। तो आप कहोगे 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स, यानी कि एक प्रोटॉन एक पार्टिकल का मास क्या आ रहा था, ये वाला। इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से, टोटल से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आंसर आएगा आपका 4 AMU का रहेगा। यानी कि एक पार्टिकल का मास, इस तरह से मैं आपको समझाती हूँ, वन पार्टिकल का मास कितना होता है, 1.6605 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम होता है। और वो आपसे उस 4 AMU के बारे में पूछ रहे हैं, यानी कि हीलियम का एटॉमिक मास यूनिट तभी बनेगा ना जब उसके चारों पार्टिकल्स हैं, उनका मास बता दो, मास को AMU में शो कर दो आप। कैसे, ये हीलियम है, इसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर 4 पार्टिकल्स हैं, 2 न्यूट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम कंसिडर नहीं कर रहे। तो आप कहोगे एक पार्टिकल का मास तो इतना होता है, तो 4 पार्टिकल्स का मास क्या होगा, ये आप क्या करोगे, एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इस वाली वैल्यू से 1, ये वाले 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 1.6605 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। क्या कहोगे आप कहोगे आंसर आया 4 इंटू मल्टीप्लाई 1.6605 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम, ये आ गया। यानी कि ये आपका एटॉमिक मास यूनिट आ गया। अब आप कहोगे कि ये जो इतनी लंबी वैल्यू है इसको मैं कितनी बार लिखूं, आप कहोगे इसकी जगह मैं AMU लिख देता हूँ। 4 इसका ये वाला, और ये वाले को हम AMU कहते हैं, इस वाले को हम 1 AMU कहते हैं। 1 AMU को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसका 4 AMU आ गया, जो कि इसका एटॉमिक मास यूनिट है। जब भी आपसे किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास यूनिट पूछा जाए तो जितना उसका मास होता है उसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, और इसको लिखने की जरूरत नहीं, तो इसकी जगह AMU लिख देते हैं, तो उसका मास यूनिट एटॉमिक मास यूनिट ये आ जाता है। अब दूसरी एग्जाम्पल के जरिए समझाती हूँ। जैसे व्यूअर्स ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12, यानी कि इसमें 12 प्रोटॉन्स एंड 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें ये जो मास नंबर होता है मैग्नीशियम का वो 24 होता है, जो कि शो करता है किसकी क्वांटिटी को, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी को, एंड इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी को भी शो करता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है वो नेग्लिजिबल होने की वजह से हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं। यानी कि इसमें 12 प्रोटॉन्स है, 12 न्यूट्रॉन्स है, 12 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको हम कंसिडर नहीं कर रहे। 12 24 हो गया, यानी कि इसका मास 24 हो गया। अब आपसे कोई कहे कि 12 यानी कि मैग्नीशियम के एटॉमिक मास बताओ, एटॉमिक मास यूनिट बताओ, आप कहोगे अब व्यूअर्स 12 प्रोटॉन्स, इसमें 12 प्रोटॉन्स प्लस 12 न्यूट्रॉन्स होते हैं एंड प्लस 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हम लोग कंसिडर नहीं करते। 12 प्लस 24 हो गया। अब इसका एटॉमिक मास यूनिट कैसे लिखेंगे, यानी कि आप कहोगे 24 मल्टीप्लाई, इस नंबर से अब जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। मल्टीप्लाई 1.6605 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। अब आप क्या करते हो, बार बार इस वैल्यू को नहीं लिखते हो, ये वाली को, इसको हम कहते हैं EMU। तो
तो आपका आंसर हो गया 24 EMU। जितना उसका मास होता है उसको EMU में लिखो, यानी कि इस वैल्यू के साथ लिख दो और इस वैल्यू के नीचे EMU लिख दो। इसको क्योंकि हम लोग बार बार नहीं लिखते तो हम लोग कहेंगे 24 EMU, यानी कि इस एटम का, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास यूनिट है 24 EMU। अब ये जो एटॉमिक मास है ये सिंगल एटम का मास है, सिंगल एटम का मास है, सिंगल पार्टिकल का नहीं कह रही। सिंगल पार्टिकल हो जाता है प्रोटॉन या न्यूट्रॉन हो जाएगा। ये इसके 24, इसके 12 प्रोटॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन्स का जो मास है उसको हम EMU में शो कर दें तो वो उसके सिंगल एटम का मास बन जाएगा। व्यूअर्स ये जो है ना ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 608 होता है एंड एटॉमिक मास क्या होता है 16 होता है। इस तरह से हाइड्रोजन का है, ये आपने खुद फाइंड आउट करना है। अगर कहीं पर आप लोगों से कोई मिस्टेक होती है या कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, तो दोबारा आप लोगों के साथ दोबारा अच्छे से शेयर कर दूँगी। होपफुली व्यूअर्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एटॉमिक मास यूनिट का मतलब होता है सिंगल एटम, यानी कि एक एटम है, इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स उसके उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दे। इस नंबर को हम लोग नहीं लिखते, इसकी जगह EMU लिख देते हैं। तो ये कहता है उसका एटॉमिक मास यूनिट, क्योंकि ये जो होता है ना सिंगल एटम का मास होता है। अगर मैं आपको इसको एक और एग्जाम्पल के जरिए समझाऊं, ये यानी कि मैग्नीशियम का एटॉमिक मास यूनिट बताना है आप कहोगे इसके, यानी कि इसके 24 पार्टिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट है, 12 प्रोटॉन्स हैं एंड 12 न्यूट्रॉन्स हैं। अगर इनके मास को इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगा। आप कहोगे वन पार्टिकल का मास क्या होता है, वन पार्टिकल का मास 1.6605 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम होता है। अगर इसके 24 पार्टिकल्स का मास क्या होगा, एक पार्टिकल का मास इतना होता है तो 12 पार्टिकल्स का मास क्या होगा, वो जो मास है वो उसका EMU कहलाएगा। आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया, एक्स के साथ वाली वैल्यू नीचे, 24 को इससे मल्टीप्लाई किया 1.6605 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। आपका आंसर 1.6605 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। व्यूअर्स अब इससे ये नहीं होगा कि अगर आप इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी जो वैल्यू वो बढ़ जाएगी बहुत सारी। वो इसलिए नहीं बढ़ेगी कि इसकी वैल्यू अभी भी नेगेटिव में, कितने सारे जीरो है इसकी स्टार्टिंग में, तो कितनी छोटी वैल्यू है। तो 24 EMU जो है ना, अब आप इसको नहीं लिखते हो बार बार, आप इसको कुछ जगह लिख देते हैं EMU। ये 24 EMU ये चीज़ कराती है EMU। इसका मतलब होता है EMU। इसको हम लोग यूनिफाइड मास भी कहते हैं। लाजमी नहीं कि EMU ही आपसे पूछे, वो समटाइम्स आपको यूं भी लिख के दे सकते हैं, ये ऐसे भी लिख के दे सकते हैं, जो होता है यूनिफाइड मास। होपफुली व्यूअर्स आप अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई मिस्टेक तो सो सॉरी, क्योंकि जब वीडियो बनाते कैमरे के सामने तो समटाइम्स यानी कि पता नहीं चलता किसी चीज़ का। वैसे मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अल्लाह हाफिज़ एंड गॉड ब्लेस यू।